हेलो नमस्ते गुड इवनिंग, दिस इज सम्मो कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। जो कल हम लोगों ने देखा था डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है। तो अगर रॉ मटेरियल जो होता है, हमारा रॉ मैटर जो होता है, उसको हम लोग प्राइमरी सोर्स से लेके आते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या क्या हो सकता था? हमारे मदर नेचर से। जो भी चीज़ हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी नेचर से प्राप्त करते हैं हम लोग, जैसे क्या हो गया आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, तो पेस्टोलिस्ट वाला हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फिश हो गया हमारा, ठीक, आपका मिनरल्स हो गया, ओर्स हो गया। तो अगर यहाँ से हम लोग नेचर से उसको ऑब्टेन करते हैं, उस उस रॉ प्रोडक्ट को अगर हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट हमारे पास आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स भी हमारा प्राइमरी सोर्स ही है, लेकिन मिनरल्स को हम लोग अलग पढ़ेंगे, जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो एग्रीकल्चर से आता है हमारे पास डायरेक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर से क्या आता है? ठीक है, कॉटन आता है एग्रीकल्चर से। ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्लैक सॉइल को रेग्यूर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक। तो अगर ब्लैक सॉइल से कॉटन आता है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही है कॉटन, ठीक है। तो जो कॉटन इंडस्ट्री होगा, कॉटन टेक्सटाइल होगा, ठीक है, वो का एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा, डेफिनेटली आएगा। वुलन टेक्सटाइल्स, ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि वुलन टेक्सटाइल, ऊल तो सर इसमें आता है। हम आपको बताए हुए हैं कि ऑलरेडी पहले ही जो हम लोग को नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन किए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ऊल किससे? पश्मीना ऊल हो गया, जैसे कश्मीर में एक पश्मीना कोट पाई जाती है, उसका जो हेयर होता है बॉडी पे, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? शॉल बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत महंगा आता है, तो हम लोग डायरेक्टली नेचुरल सोर्स से ही उसको, उसके रॉ मटेरियल को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक। जूट एंड शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, जूट एंड शुगर इंडस्ट्री। जूट क्या होता है? जूट कहाँ पे होता है? जूट जिससे हम लोग बोरा वगैरह बनाते हैं, जिससे रस्सी वगैरह बनाते हैं, उसको जूट बोलते हैं। इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। शुगर इंडस्ट्री हम आपको बता दिए थे, शुगर वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, अभी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है शुगर प्रोडक्शन में, ये याद रखना है। शुगर बॉल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। शुगर कहाँ से हम लोग को एक्सट्रैक्ट होता है? शुगर एक्सट्रैक्ट होता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से। तो अगर इसका फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, जैगरी, या जैगरी मतलब गुड़ होता है, जैगरी बनाने में, अभी कोई भी शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, तो किस इंडस्ट्री में आएगा? ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। आर नोन एज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एज दे यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है, ठीक, बस समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी का टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम लोग को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव, ठीक है, लेबर इंटेंसिव जॉब होता है, ठीक है। एक होता है लेबर इंटेंसिव, आप इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको इंडस्ट्री लिख दीजिए, इसको आप इंडस्ट्री लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ठीक। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल आएगा तो क्या क्या आएगा? मतलब कैपिटल में क्या है? हमारा पैसा है, ठीक है। और हम लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, हाईली मैकेनाइज्ड मशीन लेके आते हैं, तो लोगों के जगह पे कौन सा काम काम करता है? हमारा मशीन काम करता है। क्या फ़ायदा है इसका? मोर एक्यूरेसी के साथ काम को कर सकता है, ठीक है। अपना काम, मतलब काम में चोरी नहीं करेगा, ढंग से करेगा मशीन, उसको जो इंट्रोडक्शन दिया जाए, जो इनपुट दिया जाए, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, ठीक है, ठीक। लेबर इंटेंसिव, इसमें क्या है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में क्या है? यहाँ पे जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ठीक है। और हमारा बहुत ग्लोरीफाइड पास्ट रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके, ठीक है। वो आप हिस्ट्री के रेफरेंस में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानना है तो बस। हमारा जो कॉटन का क्वालिटी रहता था, ठीक है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता था, ठीक है। ये जब ब्रिटिश में जाता था तो लोग इसको बहुत ज़्यादा खरीदते थे और बहुत ज़्यादा रॉयल्टी इंजॉय करते थे इसको पहन के, ठीक है। मतलब अपने आप को रॉयल समझते थे पहन के। और जो भारत से गुड जाता था उसको ओरिएंटल गुड बोला जाता था, ठीक है। तो ओरिएंटल गुड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जो ईस्ट से आएगा, ओरिएंटलिस्ट आप सुने होंगे कहीं कहीं वर्ड। तो जो चीज़ ईस्ट ऑफ द ब्रिटेन से आता था, साउथ ईस्ट एशिया से हो गया आपका, वेस्ट वेस्ट ईस्ट एशिया से हो गया आपका, ठीक है, चाइना वगैरह से हो गया, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट जाता था ब्रिटेन को, उसको ओरिएंटलिस्ट गुड बोला जाता था। तो कॉटन भी एक ओरिएंटलिस्ट गुड ही था, जो कि वहाँ के लोग अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए, अपने आप को रॉयल दिखाने के लिए उस चीज़ को पहनते थे। जैसे अभी आप लोग एप्पल को,
एप्पल देखते हैं ना, एप्पल, मेरे हाथ में एप्पल है, देखो पीछे कटा हुआ सेव है। हम बहुत ही ज़्यादा रॉयल हैं, सुप्रीम है, ठीक है। हमारे पास बुलेट है, हमारे पास कार है, हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है। तो अपने आप को लोग रॉयल दिखाने के लिए, अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए ये सब चीज़ रखते थे। उसी तरीके से हमारा कॉटन था जो इंडिया से जाता था, वहाँ के लोग अपने आप को रॉयल दिखाने के लिए, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी होता था उसका, वहाँ के लोग अपने आप को रॉयल दिखाने के लिए कॉटन का यूज करते थे, ठीक है। इसी चीज़ को किस तरीके से ब्रिटिश ने यूटिलाइज किया था, ये आप हिस्ट्री के बुक में, हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंस है, तो हिस्ट्री के बुक में ही आप इस चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है, यही बात है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया दैट ऑटोनोमस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन द वैल्यू चैन, ठीक है। वैल्यू चैन क्या होता है? वैल्यू चैन मतलब, ठीक है, वैल्यू चैन क्या होता है, ठीक है। कॉटन आया, उसका प्रोसेसिंग हुआ, जल्दी बिक गया, ठीक है, यही इसका वैल्यू चैन होता है, वैल्यू एडिशन चैन होता है, ठीक है। फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू द हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल से हायर वैल्यू एडेड बताए हुए थे आपको कैसे, वो जिस तरीके से गेहूं आता था, गेहूं को आपका जो मतलब जो भी आटा का मिल होता है, जो भी वीट मिल होता है, वीट फ्लोर मिल होता है, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे पिसता है, तो वहाँ पे कुछ पैसे का वैल्यू एडिशन होता है। फिर वहीं जो पिसा हुआ आटा होता है, जो वीट फ्लोर होता है, उसको बेकिंग कंपनी वाले अपने पास लेके चले जाते हैं, ठीक है। फिर बेक करके ब्रेड बना के बेचते हैं, तो फर्दर उसका वैल्यू एडिशन होते जाता है कुछ ना कुछ रुपए का, उसी को वैल्यू चैन बोलते हैं, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड द फॉरेन एक्सचेंज इनकम। फॉरेन एक्सचेंज इनकम आपको समझाए हुए थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंट्री ए है और कंट्री बी है, ठीक है, और यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, यूएसए है, ठीक, यूएसए है। अगर ये इसको बेचता है, ठीक है, ये इसको बेचता है, कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए समथिंग शुगर का, शुगर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, शुगर एक्सपोर्ट करता है। शुगर एक्सपोर्ट किया तो ये कंपनी इसको पेमेंट देगा, वो किस चीज़ में देगा, यूएस डॉलर में देगा, ठीक है। यूएस डॉलर में क्या किया, इसको पेमेंट दे दिया। इसके पास जो पैसा आया जो कि यूएस डॉलर में है, फर्दर अगर कभी मतलब इसको खरीदना है तेल, वो भी अरबिया से तेल खरीदना है इसको, तो ये किसको किस चीज़ में पेमेंट देगा, ठीक है, ये भी इसको यूएस डॉलर में ही पेमेंट देगा। और यूएस डॉलर में इसको पेमेंट देगा ये, तभी तो ये एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। फर्दर ये भी इस यूएस डॉलर को फर्दर अपना जिस तरीके से यूटिलाइज करना उस तरीके से यूटिलाइज कर लेगा, ठीक, समझ गए आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे सर यूएस डॉलर ही क्यों, इंडियन रुपीज़ क्यों नहीं? क्योंकि यूएस एक सारे मतलब जिसको एक्सचेंज करा, मान लीजिए हमको बोलना है कि नहीं हमको यूएस डॉलर ही चाहिए, तो आपको देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए पेटीएम आप गए किसी दुकान पे, ठीक है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो बोलेगा हमको ऑनलाइन पेमेंट चाहिए ही नहीं, आप हमको कैश दो, तो आप उसको कैश ही दीजिएगा, नहीं तो एक और सामान है कि आप ले ही नहीं सकते उससे, ठीक है। मान लीजिए अगर इंडिया का केस हो गया, इंडिया किसी को मना कर सकता है कि नहीं हम आपसे ऑयल नहीं लेंगे। हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, उसका कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, वो कैसे मना कर सकता है सामने वाले को कि नहीं हमको नहीं चाहिए, ठीक है, इसको तो चाहिए ही, तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा यूएस डॉलर में, क्योंकि ये चाहता है कि यूएस डॉलर में। तो ये अपना सामान जब यूएसए को बेचेगा यहाँ से और भी किसी कंट्री को बेचेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इसके पास आएगा एक्सपोर्ट करने के द्वारा जो अर्न किया हुआ मनी है, वो भी फॉरेन करेंसी में, उसी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का बात किए थे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एक बात किए हुए थे, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, ये बता दिए थे, एक बार और सुन लीजिए। जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है उसमें क्या होता है, उसमें ह्यूज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, पहली बात। और ह्यूज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सारा कुछ मैकेनाइज्ड होगा, ठीक है, वहाँ पे आदमी काम नहीं करेगा, वहाँ पे रोबोट काम करेगा। इससे एक फ़ायदा तो होगा, ठीक है, आपका सामान बड़ा जल्दी जल्दी निकल जाएगा, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होगा, हो सकता है चीप रेट में प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर सारा कंपनी इसी तरीके का रूल फॉलो करना स्टार्ट कर दें, इसी टाइप का अप्रोच लेके आना स्टार्ट कर दें, तो क्या हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री में जितने भी लोग एम्प्लॉय हैं वो कहाँ चले आएंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहाँ पे लेबर काम करे, जहाँ पे लोग काम करें। और कौन सा है वो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और किस तरीके से हमारा पास्ट भी ग्लोरीफाइड था इन परस्पेक्टिव टू द कॉटन एक्सपोर्ट, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ था, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड द जीडीपी ऑफ
द कंट्री, ठीक है। हमारे कंट्री के 100% जीडीपी में से, ठीक है, 4% इकलौता यही, मतलब 100 करोड़ रुपया अगर हमारा जीडीपी है तो 4 करोड़ रुपया टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन टेक्सटाइल्स का कुछ फैक्ट देख लें। इट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हम बता चुके हैं किस तरीके से हमारा ग्लोरीफाइड पास्ट था। हमारे यहाँ अच्छा खासा ब्लैक सॉइल भी अवेलेबल है, डेक्कन वाला प्लेटू वाला एरिया में। इसको रेग्यूर सॉइल बोला जाता है, जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। एक मसलिन क्लॉथ आता है जो कि बंगाल का है, ठीक है। वो वाला जो क्वालिटी का कॉटन होता था वो ब्रिटेन में मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता था उसको। तो वहाँ के लोग जब इसको पहनते थे तो अपने आप को सुप्रीम समझते थे, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस चीज़ को पहनते हैं। सिमिलरली जिस तरीके से आजकल के लोग आईफोन रखते हैं और उसमें से कोशिश करते हैं कि जो एप्पल वाला पार्ट है वो दिखे ही सबको, ठीक है। उसी तरीके से अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए, ठीक है, वो लोग कॉटन का कपड़ा पहनते थे। वो भी कहाँ से? इंडिया से मंगाया हुआ। इंडिया का क्वालिटी इतना अच्छा था कॉटन का, ठीक है। ठीक, अच्छी बात है, समझ गया। अबाउट 80% ऑफ द इंडस्ट्री आर owned privately while 20% are owned by government and the cooperative societies, ठीक है, ठीक है। अभी पिछले क्लास में आपको बता दिए कि प्राइवेट ओन क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिक ओन क्या होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव एक बार बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये आपके बार बार काम में आने वाला है बहुत ज़्यादा। पब्लिक में तो समझ गए कि 51% शेयर 100% में से, मतलब 100 रुपये की एक कंपनी है, उसमें से 51 रुपया अगर गवर्नमेंट दे दिया, ठीक है, तो ये पब्लिक ओन हो जाएगी, ठीक है। अगर 51 रुपया आपका प्राइवेट कोई इंडिविजुअल दे दिया तो ये प्राइवेट ओन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर 50-50 दोनों दे दिए, ठीक है, 50 दे दिया आपका प्राइवेट, ठीक है, और 50 दे दिया आपका गवर्नमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव में क्या होता है? कोऑपरेशन में क्या करना है कि मान लीजिए हम लोग 10 लोग मिले, ठीक है, 10 लोग मिले, हम लोग 10 लोग पेस्टोलिस्ट हैं, ठीक है, हमारे पास गायें हैं और हम अपना दूध निकालते हैं। हमारी गायें 10 लीटर 10 लीटर दूध देती हैं, ठीक है। हम लोग बोलेंगे देखो भाई 10 लीटर क्यों बेच रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं ना कि सब 10 लीटर एक एक जगह लेके आते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं और बेचते हैं, जिससे जितना इससे फ़ायदा होगा हमारा वो अपने में आपस में बांट लेंगे, ठीक है। हम लोग उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कि मालिक भी होगा, जो जो उसमें से काम करेगा वही उसका मालिक होगा, ठीक है। और सोवियत सी बात जाइएगा, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होता है, ठीक है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होता है। उसका एक कमाल का एग्जाम्पल है, अगर आप आगे डीपीएसपी पढ़िएगा तो उसमें भी इसका जिक्र है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री earlier were centered in the Maharashtra and the Gujarat because of the existence of humid climate, the availability of cotton market, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड चीप लेबर, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पढ़ाई दी है, क्या क्या जरूरी है भाई, रॉ मटेरियल अगल बगल होना जरूरी है, मार्केट जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है और चीप लेबर भी जरूरी है, पावर भी जरूरी है, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, ये सब है। ह्यूमिड क्लाइमेट होना क्या जरूरी है? ह्यूमिड क्लाइमेट में ही कॉटन अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो कॉटन जहाँ पे ग्रो कर पाएगा तो रॉ मटेरियल वहीं पे मिलेगा, रॉ मटेरियल जहाँ पे मिलेगा उसके अगल बगल ही क्लाइमेट होगा। तो आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया में वहाँ पे आपका ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल मिलता है। ब्लैक सॉइल में जो कॉटन होता है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है, ठीक है। इसीलिए आपका जो भी इंडस्ट्री सेटअप किया गया, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जहाँ पे था उसके अगल बगल ही सेटअप किया गया था, ठीक है। वीविंग इज डन बाई हैंडलूम, पावरलूम्स इन द मिल, ठीक है। हैंडलूम भी होता है, पावरलूम भी क्या होता है? पावरलूम क्या होता है? चरखा देखें आप लोग, चरखा जो गांधी जी चलाया करते थे वो क्या था? हैंडलूम का है, कि हाथ से ही सारा काम हो रहा है, बुनाई का, वीविंग का, ठीक है। पावरलूम क्या होता है? जो जो लूम इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेटेड है, ठीक है। खादी इंडस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ए लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ठीक है। हम लोग हैंडलूम पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? ठीक है, देखिए हमारे यहाँ गरीबों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो सब लोग पावरलूम को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ स्किल है, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे दादा परदादा जो थे वही ये काम करते हुए आए हैं, ठीक है। वो ये काम अगर करते हुए आए हैं तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, उनके पास स्किल रहा होगा, ठीक है। स्किल है लेकिन पैसा नहीं है तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैंडलूम, ठीक है। इसलिए खादी इंडस्ट्री है, तो गांधी जी हमारे खादी पे ज़्यादा ध्यान दिए हुए थे। ये सब तो हिस्ट्री का बात हो गया, हम थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दी किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं हिस्ट्री से, ठीक है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस एंड सिंगापुर, श्रीलंका एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज इंपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, हम इन कंट्री को अपना कॉटन है जो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वी एक्सपोर्ट यार्न टू द, यार्न मतलब क्या होता है, थ्रेड। थ्रेड भेजते हैं किसको, जापान को भेजते हैं। ठीक है, सम ड्रॉबैक्स ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री are that spinning and weaving units of the country cannot use high quality of yarn. Some drawback of the cotton industry are the spinning and weaving units of the country cannot use high quality of yarn produced in the country. ठीक है, production takes place in a small factories which, एक मिनट इसको ऊपर उठा देते हैं नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस कंपनी का मतलब जो कॉटन टेक्सटाइल्स है उसका ड्रॉबैक क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बेटर क्वालिटी के यार्न को एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो लो क्वालिटी का यार्न होता है अपने, अगर अपने यहाँ हम बेटर क्वालिटी का यार्न यूज करेंगे तो हम लोग बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे, और बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका फॉरेन मार्केट में उसका बेटर आउटपुट भी होगा, बेटर दाम होगा, बेटर वैल्यू होगा। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू होगा, पहले से ज़्यादा वैल्यू होगा तो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा हमारे पास। ठीक है, हम एक चीज़ भी ले, हम हमारे पास बहुत ख़राब क्वालिटी का यार्न है, ठीक है, हम उसको अपने पास बनाए बना के बेच दिए, और अच्छा यार्न को किधर बेच रहे हैं, बाहर के कंट्री को बेच दे रहे हैं। ठीक है, और बाहर के कंट्री को अच्छा यार्न बेच दे रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने यार्न लेके जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक, वहाँ पे अगर प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वो जो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आएगा तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, बजाय हमारे हम अगर हम बनाते अच्छे बार यान से उसको बेचते तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता, हमारे यहाँ आता, तो पैसा जाना अच्छा है कि पैसा आना ज़्यादा अच्छा है, तो इस पर्सपेक्टिव से इसको समझना है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने यान को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फैब्रिक्स हैव टू बी इम्पोर्टेड। ठीक है, वहीं फैब्रिक को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर का प्रोडक्टिविटी लो है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री हैव हिट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नाइलॉन, रेयन। ठीक है, एक्राइलिक, ये सब हो गया। तो कॉटन को इससे बहुत टक्कर मिलता है, क्योंकि कॉटन क्या होता है, बहुत इजीली, मतलब नॉर्मल लोगों को बस का बात नहीं है, उसको रेगुलर प्रेस करना पड़ता है, जल्दी फट जाता है, नॉट सो ड्यूरेबल। लेकिन जो आपका नाइलॉन वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, उसको धोना भी कम पड़ता है, प्रेस भी कम करना पड़ता है, तो उसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, कॉटन का हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। तो एक ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जूट टेक्सटाइल्स के बारे में देखते हैं। जूट टेक्सटाइल क्या होता है, जूट टेक्सटाइल क्या होता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर बांग्लादेश। ठीक है, चलिए, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है। जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। सेकेंड लार्जर एक्सपोर्टर भी है, पहला कौन है, बांग्लादेश है, याद रखना है। चलिए, जूट को कंज्यूम करने से क्या हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या घाटा हो सकता है। पहला फ़ायदा ये है आपका, सॉरी, पहला फ़ायदा ये है, जो हम लोग प्लास्टिक को यूज करते हैं उसके जगह पे, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग जूट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो होगा वो बच भी जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और जूट बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिमाग में रखना है। ठीक है, मोस्ट जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल along with the Hooghly River. This is because this area has many jute growing fields, cheap water transport, ठीक है, cheap labor and good network of railways and roadways. कोलकाता provide financial assistance to the jute industry. ठीक है, यहाँ पे कोलकाता की जगह गवर्नमेंट लिख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप लोग कभी पेपर ऊपर पढ़े होंगे ना, तो इंडिया को दिल्ली बोल दिया जाता है कि दिल्ली आज ये कर रहा है, दिल्ली आज वो कर रहा है। पेपर में पढ़े होंगे कि न्यूयॉर्क जो है वो ये कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट, न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए है, और यूएसए की गवर्नमेंट ये कर रही है। तो कभी कभी टेक्निकल टर्म भी समझना जरूरी होता है। ठीक है, मोस्ट जो जूट होता है कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्यों लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है, पहला चीज़ ये। ठीक है, हुगली रिवर के
बगल में है इरिगेशन फैसिलिटी तगड़ा है, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी तगड़ा है। दिस एरिया इज मेनी जूट ग्रोइंग फील्ड, तो जहाँ पे जूट ग्रोइंग फील्ड है वहाँ पे जूट इंडस्ट्री भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको बता दिए कि रॉ मटेरियल जहाँ पर रहता है उसके उसके अगल बगल ही इंडस्ट्री खोलना कन्वीनियंट होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चीप लेबर भी अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है, सही है, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वाला आपका डिमांड पूरा हो गया और चीप लेबर वाला भी डिमांड पूरा हो गया, ठीक है। आपको चीप वाटर ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल है, हुगली रिवर है, वाट इनलैंड रिवरिन, ठीक है, उसको नेविगेबल है, नेविगेबल मतलब कि एक ऐसा नदी जिसमें नाव चलाया जा सकता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन कार्गो होते हैं उसमें चलाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे समझ लेना है, ठीक है। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज भी है, ठीक है, अच्छी बात है। कोलकाता प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द जूट इंडस्ट्री, ठीक, सब्सिडी दे देती होगी आपको, फ्री में लोन दे देती होगी, फ्री में लोन मतलब बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे देती होगी कि आप लोग जूट इंडस्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सरकार क्या चाहेगी कि हमारे यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जल्दी जल्दी खत्म हो, ठीक है, तो इसलिए सब्सिडीज वगैरह दिया जाता है, ठीक है, सब्सिडीज हमको उम्मीद करते हैं कि आप सब्सिडीज का मतलब जानते होंगे, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। जूट इंडस्ट्री in India is currently facing many problems. There are a stiff competition from Bangladesh. बांग्लादेश से competition है, ब्राज़ील से, इजिप्ट से एंड थाईलैंड से है। Synthetic fiber have also hit the industry hard, ठीक है, industry hard. To improve the condition of the jute industry, the government formulated the national jute policy. गवर्नमेंट ने इसका इस पे मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर हो सकता है उसके लिए नेशनल जूट पॉलिसी बना के रखा हुआ है। मेन कंट्रीज विच इम्पोर्ट जूट प्रोडक्ट टू यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जो देखिए हमारे पास जूट है, जूट ग्रो करने का भी हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करना है और इन सभी कंपटीशन को मार्जिनलाइज करना है, आप जिस तरीके से करें, ठीक है, किस तरीके से कर सकते, सब्सिडी दे के कर सकते हैं। पहली बात तो कि ठीक है आप इंडस्ट्री लगाइए, आप पे टैक्स कम लेंगे, जूट पे टैक्स रिड्यूस किया जा सकता है, जूट कंपनी खोलने पे सब्सिडी दिया जा सकता है, जैसा कि कोलकाता मतलब कोलकाता की वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है चीज़, और उसके लिए हमारे जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है हमारे नरेंद्र मोदी सरकार जिसको बोलते हैं आप लोग, वो लोग भी नेशनल जूट पॉलिसी लेके आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर हो सकता है। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिक की जगह पे भी बहुत जगह इसका यूटिलाइज किया जा सकता है इसको, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल शुगर इंडस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच।